डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है परचार ज़ुबान व अदब 2019 पंजाब यूनिवर्सिटी मुकम्मल हलशुदा मारूज़ी इंशाई सवालात। साल 2020 का पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1, दर्ज झेल में से दो अज्जा के जवाब दीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है जिसमें 3 सवालात होते हैं, जिसमें से 2 के आपने जवाब लिखने होते हैं। नंबर 1, फेल माजी मारूफ और मजहूल की तारीफ करते हुए दो दो मिसालें तहरीर करें। फेल माजी मारूफ और मजहूल क्या होता है? फेल माजी मारूफ वो होता है, आसान अल्फाज में बता दूं, वो होता है कि जिसमें हमें काम करने वाले के बारे में इल्म होता है। मिसाल के तौर पर, शाहिदा नमाज पढ़ती है। अब ये एक काम है नमाज पढ़ना, ये किसने किया? ये शाहिदा ने किया है। तो यहाँ पर हमें उस फेल के फ़ाइल के बारे में हमें मालूम है, इसलिए हम इसको फेल मारूफ कहते हैं। और जो फेल मजहूल होता है वो क्या होता है? उसमें हमें फ़ाइल के बारे में इल्म नहीं होता, यानी कि काम करने के वाले के बारे में हमें इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमने पढ़ा शाहिदा नमाज पढ़ती है, तो इसका मजहूल नमाज पढ़ी जाती है। अब हमें यहाँ पर नमाज पढ़ने के बारे में तो मालूम हुआ कि काम हुआ है, नमाज पढ़ने वाला फेल हुआ है, लेकिन ये फेल किस से हुआ है, यानी ये काम किसने किया है, इसके बारे में हमें इल्म नहीं। तो ऐसे फेल को मजहूल कहते हैं जिसमें फ़ाइल के बारे में इल्म ना हो, और जिसके फ़ाइल के बारे में हमें इल्म हो उसको मारूफ कहते हैं। ऐसा फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फेल मारूफ कहा जाता है। इसकी मिसाल जैसे शाहिदा नमाज पढ़ती है, इमरान ने आम खाया, इमरान किताब लाएगा। अब यहाँ पे इमरान फ़ाइल के बारे में हमें इल्म है, तो इसको मारूफ कहते हैं। अरबी में इसकी मिसाल भी आप दे सकते हैं, ज़राबा हामिदुन खालिदन, कि हामिद ने खालिद को मारा। अब यहाँ पर देखें, हमें फ़ाइल के बारे में इल्म है कि काम करने वाला, जो मारने वाला काम है वो हामिद ने किया, और किसको? खालिद को मारा। इसलिए यहाँ पे हमें फ़ाइल के बारे में इल्म है, इसलिए इसको फ़ेल मारूफ कहेंगे। ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहा जाता है। ये फ़ेल मजहूल की तारीफ़ है। इसकी मिसालें जैसे नमाज पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, किताब लाई जाती है। अब यहाँ पर ये सारे काम तो हुए हैं, लेकिन इन कामों के करने वाले के बारे में हमें इल्म नहीं, इसलिए इसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ज़ुरिबा खालिद, खालिद को मारा गया। अब मारने वाला कौन है इसके बारे में हमें इल्म नहीं, इसलिए ये फ़ेल मजहूल होगा। सवाल नंबर 2, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुकस्सर का फ़र्क तहरीर करते हुए जमा सालिम बनाने का तरीक़ा मिसाल के साथ वाज़ेह कीजिए। सालिम के लफ्ज़ से आपको समझ आ रहा होगा कि जो सही सलामत हो। मुकस्सर कसर यानी तोड़ना, टूट फूट यानी कि टूट जाना, ये मुकस्सर का माना है। अब इन्हीं अल्फाज से आप इन चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकते हैं कि जमा की ये जो 2 किस्में बयान हो रही हैं कि जमा सालिम होता है, जमा मुकस्सर होता है, ये क्या है? तो आसान अल्फाज में कि जब जो वाहिद का हमारा लफ्ज़ होता है, मतलब एक वाहिद का लफ्ज़ होता है, उसकी हम जमा बनाते हैं, तो जो हम जमा बना रहे होते हैं उसमें जो वाहिद का लफ्ज़ होता है उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आती। जब तब्दीली नहीं आती और वो सही सलामत होता है तो इसको हम सालिम कहते हैं। इसकी मिसाल आसान है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिमुन। अब मुस्लिम ये वाहिद है, इसकी जमा हमने बनाई मुस्लिमूना। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि मीम सीन लाम मीम, अब ये वाहिद में जितने हुरूफ भी थे, जब हमने जमा बनाई तो मीम सीन लाम मीम, ये देखें तरतीब में भी कोई फ़र्क नहीं आया और कोई हर्फ भी हमने हज़फ नहीं किया, बल्कि वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। आखिर में सिर्फ जो जमा की अलामत वाव और नून होती है या और नून होती है वो यहाँ पर लगा दी गई। तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं कि ये जमा का सीगा है, लेकिन ये कौन सी जमा है? सालिम है या मुकस्सर है? तो यहाँ पे आपको समझ आ गई है कि वाहिद के किसी भी लफ्ज़ में किसी हर्फ में तब्दीली नहीं हुई, इसलिए इसको हम जमा मुज़क्कर सालिम कहेंगे। इसके बनाने का तरीका ये है कि इसके आखिर में वाव और नून या और नून को बढ़ा दिया जाता है, तो वाहिद से जमा बन जाती है जमा मुज़क्कर सालिम। दूसरी बात, जमा मुज़क्कर सालिम में वाहिद के हुरूफ की सूरत बरकरार रहती है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। जमा मुकस्सर में वाहिद अल्फाज के हुरूफ बरकरार नहीं रहते, बल्कि तब्दीली आ जाती है।
मुकस्सर कसर यानी टूटना, इसकी मिसालें आसान है, जैसे लफ्ज़ नहर, इसकी जमा अनहार। अब यहाँ पर देखें नून, हे और रे, ये तीन हरूफ थे। जब हम इसकी जमा बना रहे हैं तो यहाँ पे जमा बनाते हुए अब इसकी शक्ल ख़त्म हो गई है, हरूफ आगे पीछे हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शुरू में अलिफ इजाफी आ गया है और इसी तरह दरमियान में भी अलिफ इजाफी आ गया। जो वाहिद की शक्ल सूरत थी वो टूट फूट का शिकार हो गई है, इसलिए इसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं कि ऐसे लफ्ज़ की जो जमा होती है वो जमा मुकस्सर होती है। जैसे रजुलुन, अब एक आदमी को कहते हैं रजुलुन की जमा रिजालुन। अब यहाँ पर देखिए रजुल के जो अल्फाज जो हरूफ थे वो यहाँ पर टूट फूट गए हैं और उसमें तब्दीली वाक़ हो गई है। और रिजालुन, रे और जीम के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे अलिफ इजाफी आ गया लाम से पहले, इस वजह से ये इसकी शक्ल बाकी नहीं रही, इसलिए इसको हम जमा मुकस्सर कहेंगे। और सालिम जो है उसमें वाहिद की सूरत बरकरार रहती है। जी, हमारा तीसरा सवाल है कि फतहा से फ़ेल अम्र की गिरदान मा हरकत तहरीर कीजिए। अब यहाँ फ़ेल अम्र जो है हुक्म देना, यानी जो अफ़ाल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, माजी के होते हैं, मुजारे होता है, अम्र होता है, नहीं होता है, कोई भी काम है उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ पर फ़ेल अम्र की जो गिरदान है वो पूछी गई है कि फतहा से फ़ेल अम्र की गिरदान मा हरकत तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे इफ्ताह जो फ़ेल अम्र होता है उसके टोटल 6 सीगे होते हैं, यानी कि 6 लफ्ज़ बनते हैं। इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत अल्फाज में तब्दीली आती है, बाकी लफ्ज़ वैसा ही रहता है। मिसाल के तौर पे फतहा, मिसाल के तौर पे जैसे लफ्ज़ फतहा, यहाँ से हमने इसको फ़ेल अम्र बनाना है, तो इसकी आसान तरीक़ा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ ताकि आपके इम्तिहान में काम आए, वरना इसमें तफसीली बहस है। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कि ये जो जिस लफ्ज़ के फ़ेल अम्र के बनाने के बारे में हमें कहा जाता है उसका आसान तरीक़ा ये है कि उसमें कुछ हरूफ में का इजाफ़ा किया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़तहा से हमने जो पहला सीगा बनाया इफ्ता, अब गौर कीजिए यहाँ पे हमने सिर्फ इस लफ्ज़ में अलिफ का इजाफ़ा किया। उसके बाद दूसरा सीगा इफ्ताहा, अब यहाँ पे गौर कीजिए फ़े, ते और हे बरकरार है और इसके शुरू में और आखिर में हमने एक एक अलिफ का इजाफ़ा किया, शुरू में भी अलिफ का इजाफ़ा किया और आखिर में भी अलिफ का इजाफ़ा किया। जबकि पहले सीगे में हमने शुरू में अलिफ का इजाफ़ा किया और आखिर में किसी भी चीज़ का इजाफ़ा नहीं होता। तीसरा जो सीगा होता है उसमें हम इब्तदा में अलिफ का इजाफ़ा कर देते हैं उन्हीं हरूफ के शुरू में और आखिर में वाव का इजाफ़ा कर देते हैं। उसके बाद चौथा सीगा उसके शुरू में अलिफ है और आखिर में या है। और इसी तरह हमारा जो पांचवा सीगा है उसमें शुरू में अलिफ है और दूसरी भी अलिफ है, यानी कि दूसरा और पांचवा हमारा जो सीगा होता है उसके शुरू और आखिर में 2 अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है, बाकी उसी तरह बाकी रहता है। आखिरी जो सीगा होता है उसमें हम शुरू में अलिफ का इजाफा करते हैं और आखिर में नून का इजाफा करते हैं। ये आपकी आसानी और सहूलत के लिए है कि अगर फ़ेल अम्र की गिरदान पूछी जाए तो आप अगर इस तरह लिख दें तो उम्मीद है कि आपके सीगे दुरुस्त हो जाएंगे, वगरना इसकी तफसील है। इसकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब जो पहला सीगा होगा उसको आपने खाली रखना है, जो पहला सीगा होगा उसको आपने खाली रखना है। ये इख्तिताम से बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी सीगे हैं उसके आखिर में क्या आता है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। दूसरे सीगे में आप अलिफ लगा दें, आखिर में तीसरे में वाव लगा दें, चौथे में या लगा दें, पाँचवें में फिर अलिफ लगा दें और छठे में नून लगा दें और इन तमाम अल्फाज के शुरू में अलिफ लगा दें और एंड पर ये वाले हरूफ तरतीब के साथ लगा दें। इंशाअल्लाह आपका जो फ़ेल अम्र का जो सवाल होगा दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि फ़ेल माजी की गिरदान लिखिए, किसी भी लफ्ज़ की फ़ेल माजी की गिरदान। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बनाना चाहते हैं फ़ेल माजी तो उसके तरतीब से ये हरूफ आप लिख सकते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब ये है कि उसके न शुरू में किसी चीज़ का इजाफा है न आखिर में। इसी तरह जो फ़ेल माजी होता है उसके शुरू में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होती बल्कि उसके आखिर में ही तब्दीली की जाती है। तो यहाँ पे आप इस तरतीब से इसको याद कर लीजिए कि जो लफ्ज़ होगा उसके आगे हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, दूसरे सीगे में अलिफ का इजाफा करना है, तीसरे में वाव का, और ये आसान तरीक़ा मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो तरीक़ाकार ओरिजिनल है सीगे बनाने का वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए।
اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درج جملوں میں سے 5 کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر کا معنی ظاہر، الاسم کا معنی گناہ، باطن کا معنی باطن۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ بے شک میں جاعلک، آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ ہم ذاہبانی، ہم ذاہبون الی فیصل آباد، وہ فیصل آباد جا رہے ہیں، وہ فیصل آباد جا رہے ہیں۔ ذاہبون کا معنی جا رہے ہیں، الی فیصل آباد، فیصل آباد کو۔ فمن ایقظک اليوم، آج تمہیں کس نے بیدار کیا، آج تمہیں کس نے جگایا۔ ایقظہ کا معنی جگانا، کا معنی آپ کو، اليوم کا معنی آج، من کا معنی کس نے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی جائے، یؤتا کا معنی دیا جانا، الحکمہ حکمت، اور جسے، من کا معنی جسے، اور جسے حکمت عطا کی جائے، فقد اوتیا، پس اسے عطا کر دی گئی، خیرن کثیرا، بہترین بھلائی، زیادہ بھلائی، کثیر کا معنی زیادہ، خیر کا معنی بھلائی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، لما کا معنی جب، رجع لوٹے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غضبناک ہو کر، آصفاً، تعصب کرتے ہوئے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل جملوں میں سے 5 کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ جاہلوں کی اطاعت مت کرو، لا تطع الجاہلین، دریائے فرات دریائے نیل سے چھوٹا ہے، نہر الفرات اصغر من نہر النیل، اصغر کا معنی چھوٹا ہونا۔ کیا آپ کے پاس میرا بھائی ہے، عندک اخی، اس کے 2 بن سکتے ہیں، حل جاءک الاخی، کیا آپ کے پاس میرا بھائی آیا ہے، عندک، عندک کا معنی پاس، ساتھ، کیا آپ کے پاس میرا بھائی ہے، یا حل جاءک الاخی، کیا آپ کے پاس میرا بھائی آیا ہے۔ حل کا معنی ہوتا ہے کیا، سوالیہ جملے کے لیے حل کا استعمال ہوتا ہے اور حمزہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں عندک، یہ جو حمزہ ہے یہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا، این ارسل خادمک، تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا، این کا معنی کہاں، ارسل بھیجا گیا، خادمک کا آپ کا خادم۔ میرے باپ نے مجھے حیدرآباد بھیجا، ارسلنی مجھے بھیجا، یا کا معنی ہوتا ہے مجھے، میں، ارسلنی مجھے بھیجا، ابھی میرے والد نے، الی حیدرآباد، حیدرآباد کی طرف، اس لیے کہ تمہاری زبان عربی ہے، لأن، اس لیے کہ، لسانک، آپ کی زبان، عربی عربی ہے۔ لڑکوں نے ناشتہ کھایا یا لڑکوں نے ناشتہ کیا، تناول الاولاد الفطور، یا دوسرا جملہ بن سکتا ہے افطر الاولاد، لڑکوں نے ناشتہ کیا۔